क्या यूनिक है स्प्लाइस प्लाई में जो मतलब कंज्यूमर्स को पसंद आता है या जो कंज्यूमर्स इस तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं? तो कहीं न कहीं हमारे डीएनए में आ गया कि कोई भी कंज़्यूमर है तो उसको अच्छा प्रोडक्ट देना है। ना कि फादर का बिज़नेस है, बच्चों का मन नहीं करता कि वो करने का, कुछ नया करने का करता है। हम लोग का 2 कमरे का घर था, कच्चा मकान था और सीमेंटेड नहीं थे घर। इमोशन फ़ील होता था घर से, एक लगाव फ़ील होता था। कैसी रही ये पूरी जर्नी? काफ़ी लंबा सफ़र रहा होगा। चूँकि ये टिम्बर डिफ़ॉरेस्टेशन से जुड़ा हुआ था, मैटर एनवायरनमेंट से जुड़ा हुआ था, तो उसको लेकर के बहुत ही कॉन्शियस थी गवर्नमेंट और ये चाहती थी कि ये कम से कम प्लांट लगाए जाएँ प्लाईवुड मैन्युफैक्चरिंग के। इस बीच में 2004 से लेकर के 2011 में काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ रही हमारे फैक्ट्री में, फायर भी एक बार हुआ 2008 ओह! में। तो बेटर प्रोडक्ट की डेफिनिशन क्या है? और क्या आप प्रोसीजर फ़ॉलो कर रहे हैं, वो अपने प्रोडक्ट को बेटर करने के लिए? आज एक आम इंसान 82% टाइम अपना इंटीरियर में स्पेंड करता है। उसके विकल्प में जो आया क्या एग्रो फॉरेस्ट्री आई, हुँ, जो फास्ट ग्रोइंग है, जिसे आज किसान लगा रहा है, इकोनॉमी उसकी बूस्ट हो रही है। जब वो पेड़ लगा हुआ है 10 साल, 5 साल लगा हुआ खेतों में, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्ज़ॉर्ब कर रहा है और हमें बिल्कुल सही। ऑक्सीजन दे रहा है, हुँ, तो वो सस्टेनेबल हुआ। बदलाव बिल्कुल ज़रूरी है हुँ। और बदलाव होगा तो इससे जॉब नहीं जाएँगे, दूसरे अपॉर्च्युनिटी आएँगे कि बहुत सारे प्रोडक्ट आज देख रहे हैं आप ई-कॉमर्स पे पूरी तरह से शिफ्ट हो गया है, बट हाँ। कंस्ट्रक्शन मटेरियल ऐसा नहीं है। किसानों को फार्मिंग से लेकर के उनको अच्छे स्पीशीज़ का प्रोडक्ट देना, वहाँ से लेकर के हम लोग प्लाईवुड बना रहे हैं। अभी हम लोग नॉर्थ इंडिया में डोर के हाईएस्ट मैन्युफैक्चरर हैं। सो हाय एवरीवन, वेलकम टू शार्क बज़। लाइफ में बहुत बार ऐसी स्टोरीज हमें मिलती हैं जो बहुत ही इंस्पिरेशनल होती हैं। आज के हमारे गेस्ट ऐसे ही हैं जो काफी हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं एंड ही सफर्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स इन हिज लाइफ, बट स्टिल he managed to take his company to become one of the largest door manufacturer in North India. तो इस पॉडकास्ट में हम उनकी स्टोरी जानेंगे एंड ये भी जानेंगे कि उनकी बिजनेस जर्नी कितनी आसान रही एंड कितनी मुश्किल रही। आइए स्वागत करते हैं हम अपने गेस्ट एहसान करीम जी का। कैसे हैं आप सर? बढ़िया, एवरीथिंग इज़ फाइन। एवरीथिंग इज फाइन। अपने बिजनेस के टाइम में से इतना समय निकाला। प्लाईवुड इंडस्ट्री अपने आप में एक काफ़ी कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री है और उसमें आप काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। आपकी स्टोरी जान के बहुत अच्छा लगा। बचपन से मुझे पता है कि आप इसी बैकग्राउंड से निकले कि मतलब आरा मशीन देखी आपने, लकड़ियाँ देखी। तो आपको क्यों मोटिवेशन आया इस इंडस्ट्री में घुसने का कि मुझे यही काम करना है? आपके पास 100 अपॉर्च्युनिटीज़ थी, 100 चीज़ें आप कर सकते थे। अलग भी कुछ कर सकते थे। क्यों यही काम करने का आपका मोटिवेशन आया और क्यों आपने ये काम चूज़ किया? बड़ा इंटरेस्टिंग है एक्चुअली जो है हमने बताया आपको ना कि हाई स्कूल जब हमने किया तो गोरखपुर आ गए हम लोग फिर हाँ, शहर में। हाँ। तो जब शहर ये में कब आए की बात है? ये बात है 1988 की। 88। बहुत हाँ, लंबा समय हो हाँ, गया है। तो वहाँ पे 1987 86-87 की बात है, उस वक़्त हम लोग गोरखपुर आ गए। तो गोरखपुर में हम लोग की बड़ी फैमिली थी, 13-14 लोग थे हमारे फैमिली में, फिर और फैमिली बढ़ रही थी, हमारी यंग एल्डर सिस्टर थी, वो मैरिड हुईं, तो उनके भी बच्चे हुए, तो उनका आना-जाना। हम लोग का 2 कमरे का घर था हुँ, और वो कमरे का जो घर था, वहाँ पे वो कच्चा मकान था, कच्चे ईंटों मतलब मिट्टी की दीवार से बना हुआ था, मिट्टी की और सीमेंटेड नहीं थे घर। हाँ। तो वो जो एक इंसान की घर के लेकर के जो इमोशन होते थे वो महसूस होता था और अ, जो मतलब दरकती दीवारें जब होती थी और घर बनाना होता था कि भाई ऊपर नहीं बन सकता है और हुँ, फैमिली बढ़ रही है, उनकी ज़रूरत बढ़ रही है, तो एक इमोशन फील होता था घर से, एक लगाव फील होता था। हुँ, तो जब मैंने आरा मशीन का काम किया तो वो इमोशन हम अपने आम कंज्यूमर के लिए फील कर पाते थे। तो मैं खुद टिम्बर प्रोक्योर करने के लिए बहुत दूर-दूर जाता था, मतलब जंगल के पास ही यूजुअली डिपो होते थे। जंगल के आउटर हिस्से में होते थे, वहाँ जाता था, पचपड़वा था, बीरपुर, तुलसी बहुत सारी जगह गवर्नमेंट के थे, वहाँ मैं जाता था। वहाँ से टिम्बर बेस्ट क्वालिटी की प्रोक्योर करके लाता था और कंज्यूमर को बेहतर से बेहतर प्रोडक्ट देते थे। तो एक फीलिंग एक जो होता है, एक हैप्पी फीलिंग अपने आप आती है अगर किसी को आप बेहतर तरीके से सर्व कर पाएँ तो। तो वो कंटिन्यू करता था, तो वो कहीं न कहीं हमारे डीएनए में आ गया कि कोई भी कंज़्यूमर है तो उसको अच्छा प्रोडक्ट देना है। हुँ, लेकिन जब मैंने प्लाईवुड का काम किया शुरू, तो वो चूँकि अपना एक एक वो बन चुका था कि हमें अच्छा ही प्रोडक्ट देना है। हुँ, लेकिन प्लाईवुड में जब हमने दिया तो मैंने जैसे बताया कि इंडस्ट्री के चैलेंज है वो उस वक़्त भी थे, लोग ओवर कमिटमेंट करते थे प्रोडक्ट पे
और वो चीज़ हमें लगा कि हम डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं अपने उपभोक्ताओं को। तो जो उनका ट्रस्ट था, मुझे लगता था कि वो कहीं न कहीं टूटेगा। और वहीं से हमें इंस्पिरेशन मिला, वहीं से मोटिवेशन मिला कि हम अपने कंट्रोल में क्यों मैन्युफैक्चरिंग प्लांट नहीं लगाएँ। तो मतलब बेसिकली आपने अपने पास्ट को अपना पैशन बना लिया। हाँ, डेफ़िनेटली। तो फिर वहाँ से हुआ, फिर हमारे छोटे ब्रदर भी उसमें आए कि उनका भी टेक्निकल था और वो भी एक चाह रहे थे कि एक करियर का अपॉर्च्युनिटी हो, तो हम लोगों ने मिल कर के शुरू किया। फिर उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग का और हायर एजुकेशन जो इपीआरटी से लिया, तो जो क्वालिटी बनाने का जो पैशन था, हुँ, वही डीएनए मैंने अपने ब्रदर में देखा, वही अपने में देखा। वो आज भी उसी उसी ताकत से आज काम कर रहे हैं। हुँ, उसी ताकत, उसी इमोशन और उसी लगन से आज भी लगे हुए हैं कि कैसे बेहतर प्रोडक्ट, कैसे इकोनॉमिकल प्राइस में, कैसे कॉस्ट ऑप्टिमाइज़ करके आम उपभोक्ता के घर बनाने की ज़रूरत को बेहतर कर पाएँ, उनको कम कर पाएँ। हुँ, और जब ये कर पाते हैं तो एक हैप्पीनेस फ़ील होती है और हुँ। वही एनर्जी देती है। और वही हमारे जैसे कि हर इंसान आज कोप अप करने के लिए तरह-तरह की चीज़ें करता है, तो वही हम लोग को एनर्जी देती है, उसी से अपने आप को एक हैप्पीनेस फ़ील होती है और वो अच्छा लगता है। ये उसी तो कभी मन नहीं किया, मतलब जैसे ठीक है, कई बार होता है ना कि फादर का बिज़नेस है, बच्चों का मन नहीं करता कि वो करने का, कुछ नया करने का करता है। कभी ऐसा मन नहीं हुआ करने का? हाँ, ऐसा देखिए क्या होता है कि अभी जो है लोगों के पास बहुत सारे अपॉर्च्युनिटी ओपन हैं। एजुकेशन जब हम लोग ले रहे थे, चूँकि आरा मशीन का एक बिज़नेस हमारे फादर का पहले से था और हुँ, हमारी अपब्रिंगिंग वहीं पे हुई, तो हम लोग ये नहीं सोचते थे कि बिज़नेस करेंगे। एक्सीडेंटली हमें जब मैं बीएससी फाइनल ईयर में था, तो मेरे फादर को कार्डियक प्रॉब्लम हुई। तो एक्सीडेंटली बीइंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फैमिली की, हम लोग बड़ी फैमिली हमारी थी और मैं एल्डर ब्रदर था। हुँ, तो अपने ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की फीलिंग थी, तो वो फीलिंग के वजह से मैं बिज़नेस को जॉइन किया। और ओके। जो बचपन में उस वक़्त हम लोग की ज़िंदगी होती थी, वो एक अभाव की ज़िंदगी थी, जहाँ पे अपनी जो डेली नीड होती है, हुँ, वो उस तरह से नहीं पूरी होती थी, बस पूरी होती थी। वो लग्ज़री वाली लाइफ़ नहीं थी। तो वो ऑप्शन मेरे पास नहीं था कि हाँ, हम वो करें, तो हमारे पास एक अपॉर्च्युनिटी थी कि हमारा बिज़नेस था, आरा मशीन था, हम उसको जॉइन करके अपने फैमिली को सपोर्ट कर सकते थे, तो वो मैंने आरा किया। मशीन में स्पेसिफिकली जैसे? हम लोग टिम्बर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट होता था, ये उत्तर प्रदेश फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन, वहाँ से हमारे फादर टिम्बर प्रोक्योर करते थे ऑक्शन के थ्रू। और वो अच्छा, टिम्बर हम लोग आके ला करके आरा मशीन पे उसको साइन करते थे और लोगों को, कंज्यूमर को देते थे। वो अच्छा। अपने फर्नीचर में, अपने चौखट में, डोर में उसको यूज़ करते थे लोग। तो आप बोल रहे हो कि आपने एक बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से स्टार्ट किया। आज किस लेवल पे है कंपनी सर? मतलब कि आप कितने लोगों को कैटर कर रहे हैं या क्या आपका प्रोडक्शन है अभी? अभी हम लोग जैसे कि हमारे 200 लोग तो हमारे डायरेक्ट हमसे जुड़े हुए हैं जो, और उसके अलावा बहुत सारे लोग जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम कर रहे हैं। और अपना क्या है कि हम लोग किसानों को फार्मिंग से लेकर के उनको अच्छे स्पीशीज़ का प्रोडक्ट देना, वहाँ से लेकर के हम लोग प्लाईवुड बना रहे हैं। अभी हम लोग नॉर्थ इंडिया में डोर के हाईएस्ट मैन्युफैक्चरर हैं। अच्छा। उसके अलावा लैमिनेट अभी हम लोगों ने स्टार्ट किया। हमारा एक और डिवीज़न है जिसमें कि हम लोग फर्नीचर भी बनाते हैं। और हमारी कैपेबिलिटी है कि जो है हम लोग अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट, टिम्बर की जो हमें समझ है, जो उसकी नॉलेज है, जो जो मैं बचपन से सीखा हूँ। हुँ, हर टिम्बर की एक स्पीशीज़ होती है और उस स्पीशीज़ की एक ख़ुसूसियत होती है। हुँ। और वो ख़ुसूसियत हम कंज़्यूमर के नीड, उसकी ज़रूरत से अलाइन करके उस तरह की प्लाईवुड अगर हम आज बनाते हैं, तो डेफ़िनेटली वो, उसकी लॉन्ग लाइफ़ होती है और जो कंज़्यूमर के एक्सपेक्टेशन होते हैं वो फुलफ़िल करती है। तो सर कैसी रही ये पूरी जर्नी? कितना टाइम आपने इस बिज़नेस में दिया है? और बिज़नेस, कैसा रहा ये पूरा आपका सफ़र? जैसे हर बिज़नेस में अब इतनी लंबी जर्नी रही। 1990 में मैंने बिज़नेस एक तरह से ट्रेडिशनली जॉइन कर लिया था हुँ, और नाउ टू 2024, दैट मीन्स 34 इयर्स हो गए। बहुत सारे काफ़ी अप लंबा समय हाँ, बहुत सारे अप डाउन थे। उस वक़्त जो थे रिसोर्सेज़ कम होते थे। हुँ, इतने आज की तरह से बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी और हर तरह की जो आज हैं, तरह-तरह के बिज़नेस मॉडल वो नहीं थे। हुँ, और हम लोग का बैकग्राउंड जो था, हम एक गाँव से होकर के आए थे जहाँ पे कि बहुत ही कम ही लोग ग्रेजुएट भी थे हमारे गाँव में। तो हुँ, वहाँ से एक इंसान की जो थॉट प्रोसेस बिल्ड होती है, वो कहीं न कहीं वो अपने सराउंडिंग में जो चीज़ें देखता है, जो महसूस करता है, जो सुनता है, वही थॉट प्रोसेस बिल्ड होती है। हुँ, उससे बियॉन्ड सोचना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। और इतना उस वक़्त ये टीवी या इंटरनेट तो था ही नहीं, टीवी का भी उतना वो नहीं था। हम लोग का जो कम्युनिकेशन का वे था, एक थोड़ा बहुत पेपर था और थोड़ा रेडियो था। हुँ। तो लिमिटेड इन्फॉर्मेशन इधर थी, तो जो हम लोग अपने सराउंडिंग में देखे, सुने, वही महसूस किए और वही करने की सोचे। उससे ज़्यादा सोचने का स्कोप कम था उस वक़्त। हुँ, हुँ। दैट इज़ द रीज़न कि जो हमारे पेरेंट्स करते थे, उस बिज़नेस को मैंने जॉइन किया।
ऐसा किस्सा बताओ अपने बचपन का कि ये इंडस्ट्री में आपके आने के टाइम पे कि घर वालों के साथ कुछ हुआ हो या घर वालों ने आपको कुछ कहा हो काम स्टार्ट करते वक्त जो आपको याद आता हो। अ, जैसा कि जानते हैं आप, हमारी एक्चुअली पैदाइश तो गोरखपुर में हुई, बट हम्म। हम लोग नेटिव प्लेस हमारा बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट है, जो कि पहले गोंडा में होता था। वहाँ पे एक जगह पचकड़वा के पास बिशुनपुर टनटनवा, अच्छा। तो वहाँ से हम लोग हैं। तो कुछ ऐसी फैमिली सिचुएशन, फाइनेंशियल सिचुएशन थी कि हमारे फादर 1980 उसी के आसपास, जब मैं 7-8 साल का था, तो वो वहाँ पे चले गए हम्म। गाँव। जब वहाँ गाँव पहुँचे तो पता चला वहाँ पे ना कोई स्कूल था, ना कुछ भी नहीं था, और बहुत बड़ा गाँव था हमारा। अच्छा। बमुश्किल 1-2 लोग वहाँ पे ग्रेजुएट थे, तो हमारे फादर को बड़ा चैलेंज हुआ कि अब कैसे ये लोग की एजुकेशन हुई। बहरहाल उन्होंने वहाँ पे एक स्कूल खोला, उसमें हमारा नाम लिखाया गया। तो हमारे गाँव में जो था माहौल कि सारे बच्चे जब टीनेज होते थे, 12 साल 14 साल होते थे, तो वो एक सपना देखते थे कि मुंबई चले जाएँगे। हाँ। तो हम भी उन्हीं बच्चों की तरह थे, हमारा भी सपना रहता था कि मुंबई जाएँगे, वहाँ की नाइट लाइफ़ और ये सारी मतलब चीज़ें। एक्टिंग का शौक था। एक्टिंग, और वहाँ के लोग बताते थे कि ऐसे-ऐसे वहाँ पे बहुत अच्छा मतलब होता था। गाँव में हम लोग का क्या होता था, घर से निकले और बाग, तालाब, ये दिन भर यही सब होता था। तो वहाँ की लाइफ़ थोड़ा-सा वो लगती थी कि ग्लोरीफाई करके लोग बताते थे, तो वो अच्छा लगता था। तो हम्म। हमारा भी सपना रहता था कि हम वहीं पे जाएँगे। तो अक्सर ऐसा होता था कि मैं कहता था कि अब मैं स्कूल आज नहीं जाऊँगा, और वो तैयारी करते थे कि अब हम लोग एक टीम के साथ निकलेंगे। वहाँ हम्म। से ट्रेन एक जाती थी गोंडा, गोंडा से ट्रेन जाती थी मुंबई, और सोचते थे कि अब इसको ट्रेन पकड़ेंगे, गोंडा जाएँगे, उससे मुंबई जाएँगे। तो मेरे फ़ादर को जब ये पता चलता था तो बड़ा वो होते थे कि ये तो निकल जाएगा तो फिर वो होगा। हम्म। तो वो क्या करते थे, स्कूल से टीचर को एक जाके बुला के लेके आते थे, उनके साथ 4 बच्चे जो होते थे बिल्कुल तगड़े वाले, डोले-सोले वाले, वो आते थे और घर पे हमको टाँग लेते थे। और अच्छा। मास्टर साहब फिर डंडे लेके आते थे उससे मारते हुए। और मेरा गाँव का जो घर था वो गाँव के दक्षिण तरफ था, अच्छा। और जो स्कूल था वो उत्तर तरफ था। तो पूरा गाँव वो टाँग करके मुझे लेकर के आते थे स्कूल की तरफ। फिर जब गाँव क्रॉस हो जाता था तब तक मेरी अकल थोड़ा ठिकाने आ जाती थी। तो कि नहीं यहीं पे रहना नहीं है। भई स्कूल तो अब जाना पड़ेगा, तब मैं कहता था अच्छा चलो मैं स्कूल चलता हूँ। हम्म। तो ऐसे 1-2 बार 3 बार हुआ, तब मुझे समझ में आया कि भई अब तो मुझे पढ़ना ही पढ़ना है। हम्म। बहरहाल वहाँ से फिर हमारा हाई स्कूल जब आया टाइम, तो वहाँ से हाई स्कूल करने के बाद मैं शहर आ गया, गोरखपुर आ गया। हम्म। तो गोरखपुर में वही हमारे फादर की आरा मशीन, और वहाँ से पढ़ाई हमारी शुरू हुई। हम्म। तो वो लकड़ी का जो था वो चीज़ देखते-देखते फिर बड़े हुए, तो अच्छा रहा वो ट्रांसफ़ॉर्मेशन तो ओके। हमारे फादर मतलब कहीं न कहीं अगर उनका था एक विज़न कि उन्होंने ऐसा किया, नहीं तो पता नहीं कहाँ होते हम। अगर वो बेसिक एजुकेशन हमारी नहीं होती तो बहुत डिफ़िकल्टी होती हालाँकि तो। सो सर, मैं आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहूँगा कि कैसी रही ये पूरी जर्नी? काफ़ी लंबा सफ़र रहा होगा। कैसे आपने चीज़ें अपनी लाइफ़ में हैंडल करी? कुछ अप्स एंड डाउन्स अगर आए हों, तो अपनी पूरी जर्नी के बारे में बताइए। हाँ, येस डेफ़िनेटली। जैसे कि 1990 में अगर हम देखें तो हमने अपना प्रोफ़ेशनल करियर शुरू किया, अच्छा। और नाउ 2024 तो 34 साल एप्रॉक्स हो गया। इस दौर में मैंने बहुत बदलते हुए चीज़ों को देखा है, मैंने महसूस किया है। उस वक़्त जब दौर था 1990 की बात करें तो इंसान के फर्नीचर के लिए सिर्फ़ लकड़ी होता था, डेफ़िनिटली। और उसी से दरवाजे बनते थे, उसी से चौखट बनते थे, उसी से फर्नीचर बनते थे। तो उस टाइम पे तो प्लाईवुड का कोई हाँ, रोल उस ही नहीं हो। वक़्त प्लाईवुड की नाम आ रहे थे, थोड़े बहुत ऐसा हो रहा था कि हाँ, एक प्लाईवुड आया। फिर हम लोगों ने देखा कि अब धीरे-धीरे करके वो चीज़ चेंज हो रहा है। मैंने बदलते हुए महसूस किया कि लोगों का परसेप्शन बन रहा है कि जो टिम्बर आ रहा है ये फ़ॉरेस्ट से आ रहा है, फ़ॉरेस्ट डिफ़ॉरेस्टेशन हो रहा है। तो कोई एग्रो फ़ॉरेस्ट्री होनी चाहिए जो फ़ास्ट ग्रोइंग हो। तो उस वक़्त बहुत सारे स्पीशीज़ आए, पॉपुलर, यूकलिप्टस, और हम लोगों ने भी उस चेंज को, उस ट्रांसफ़ॉर्मेशन को महसूस किया। तो हम लोगों ने भी प्लाईवुड के बिज़नेस में एंटर किए। 2002 में हम लोगों ने प्लाईवुड का काम शुरू किया। फर्स्ट टाइम 2002 में। हाँ, फिर उसके बाद हमें महसूस हुआ कि चूँकि हम जब टिम्बर अपना डिलीवर करते थे लोगों को, तो टिम्बर की क्वालिटी बहुत अच्छी हम देते थे, तो वो एक पैशन था लोगों को अच्छा क्वालिटी देने का। जब प्लाईवुड का मैंने मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग शुरू किया, तो वहाँ पे वो चैलेंजेज़ मेरे लिए बड़ा डिफ़िकल्ट हो गया कि हम कैसे अपने कंज़्यूमर को उस लेवल पे संतुष्ट कर पाएँ, हुँ। जिस लेवल पे मैं टिम्बर पे करता था। तो हुँ। फिर मैं प्लाईवुड की मैन्युफैक्चरिंग में आया, तो मैन्युफैक्चरिंग के में अलग चैलेंजेज़ थे, उन सब चीज़ों को मैंने टैकल किया। गवर्नमेंट का जो इनिशिएटिव उस वक़्त था कि चूँकि ये टिम्बर डिफ़ॉरेस्टेशन से जुड़ा हुआ था, मैटर एनवायरनमेंट से जुड़ा हुआ था,
तो उसको लेकर के बहुत ही कॉन्शियस थी गवर्नमेंट और ये चाहती थी कि ये कम से कम प्लांट लगाए जाएँ प्लाईवुड मैन्युफैक्चरिंग के। तो शुरू में उन्होंने लाइसेंसिंग किया, फिर वो एक लाइसेंसिंग की जटिल प्रक्रिया थी जिसको हम लोग टैकल किए, फिर वो लाइसेंस हुए। ये किस टाइम पीरियड की बात है सर? ये 2002-2003 की बात है। अच्छा। 2007 में फाइनली गवर्नमेंट ने उसको इनिशिएटिव लिया कि इस तरह के यूनिट को बंद करेंगे। हम लोग की भी यूनिट भी उसमें बहुत सारे क्राइटेरिया जो नए बने थे उसमें फुलफिल नहीं कर पा रही थी। हुँ। बट हम लोगों ने फिर उसको टैकल किया और जो गवर्नमेंट के नॉर्म्स थे उसके अकॉर्डिंग हम लोग ने अपने केस को सुप्रीम कोर्ट में गया और वहाँ से फिर हम लोग को प्रॉपर लाइसेंस मिला। 2011 में हम लोगों को रीस्ट्रक्चरिंग किया। इस बीच में 2004 से लेकर के 2011 में काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ रही हमारे फैक्ट्री में, फायर भी एक बार हुआ 2008 ओह! में और सब कुछ एक बार बिल्कुल हम लोग माइनस में आ गए। ये बहुत बार मैंने देखा है कि हाँ, लेकिन वुड वहाँ पे भी इंडस्ट्री में ऐसा बहुत रहा है। सारे चैलेंजेज़ मेरे साथ थे, लेकिन हम लोग अपनी हिम्मत और उसको बिल्कुल वो रखे कि हाँ, हमें आगे जाना है और वो करना है। तो फिर 2011 में फिर से जब लाइसेंस हुआ, हम लोगों ने रीस्ट्रक्चरिंग अपनी फैक्ट्री करके एक हुँ। एनर्जी से फिर से शुरू किया। डोर का हम लोगों ने बहुत वैरायटी, बहुत क्वालिटी डोर में इनोवेशन किया। फिर लैमिनेट का हमने प्लांट लगाया, चूँकि आज की डेट में जो यंगस्टर हैं उनको कहीं न कहीं इमीडिएट चीज़ें चाहिए, तो हमने अभी नया डिवीज़न अपना फर्नीचर का भी शुरू किया, ओके। जिसमें कि हम लोग कंज्यूमर के नीड के अकॉर्डिंग बिल्कुल फैक्ट्री में 95% वर्किंग करके और वो प्रोडक्ट को उनके साइट पे बहुत मिनिमल वर्क 5% 7% वर्क करके हम लोग बहुत इमीडिएट डिलीवरी कर पा रहे हैं। तो हुँ। वो भी वर्टिकल मैंने शुरू किया। तो ओके। बहुत इंटरेस्टिंग रही पूरी जर्नी, अप एंड डाउन, जैसे इतने लंबे करियर में डेफ़िनेटली हर डेफ़िनिटली किसी का सर। होता है, तो मेरे साथ भी रहा। लेकिन हमेशा हर मौके पे अपने आप को सोचा कि हाँ भाई, इस चीज़ से हमें ओवरकम करना है और उसको उसको एक सही वे में एक तरीका ढूँढा और आज हम आपके सामने बैठे हुए हैं। बहुत जी। सही सर। लैमिनेट का बिज़नेस या लैमिनेट आपने कब से स्टार्ट किया है और डोर्स वग़ैरह का आपका काम कब से चल रहा है? एक्चुअली ये लैमिनेट का जो प्रोडक्शन है ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एक्चुअली हम लोग जब प्लाईवुड बनाए तो प्लाई के साथ-साथ डोर बनाए। तो डोर हुँ। में हम लोगों ने बहुत बड़ा इनोवेशन किया, बहुत ही डिज़ाइनर डोर और मतलब हर तरह के डोर हम लोग रेडीमेड बनाए। हुँ। और जब डोर हम लोग बनाते थे तो बेसिकली डोर में एक लैमिनेटेड डोर बहुत ही मेजर सेगमेंट होता था हमारे डोर डिवीज़न का। हाँ। तो लैमिनेटेड डोर में क्या होता था, डोर तो फ्लश डोर लगता है और एक लैमिनेट होता है। तो ओके। फ्लश डोर तो हमारे यहाँ बनता था, तो उसकी क्वालिटी की पूरी प्रोसेस को हम लोग देख पाते थे और हम लोग उसकी क्वालिटी को कंट्रोल कर पाते थे एज़ पर नॉर्म जैसा हम चाहते थे। हुँ। लेकिन लैमिनेट हम मार्केट से प्रोक्योर करते थे, तो वो चीज़ें हमको नहीं मिल पाती थी, जो हमारी एक्सपेक्टेशन होती थी, जो हमें अपने कंज्यूमर को देने के लिए जो जो डेडिकेशन था कि जो क्वालिटी हम दें, वो क्राइटेरिया वो लैमिनेट यूजुअली नहीं फुलफिल करते थे। ओके। तो वहाँ से मुझे इंस्पिरेशन मिला कि मैं खुद लैमिनेट का प्लांट लगाऊँ और लैमिनेट भी अपनी कंट्रोल और अपने क्वालिटी अपने मानक पे बनाऊँ, तो शायद हमारे जो कंज्यूमर हैं उनको हम बेहतर प्रोडक्ट दे पाएँ। तो उसी इंस्पिरेशन से हम लोग 2022 में लैमिनेट का प्रोडक्शन स्टार्ट किए। उससे पहले हालाँकि स्टार्ट किए थे, लेकिन 2022 में हमारा ऑफ़िशियली प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ और हम लोगों ने अपने प्रोडक्ट की प्रोफ़ाइल को दुबई के में लॉन्च किया। अच्छा। कोविड में ही हमने शुरू किया था, कोविड से बिफ़ोर 2020 में ही हम लोगों ने प्लांट शुरू कर दिया था, लेकिन कोविड की वजह से एक बहुत ही डिफ़िकल्ट पीरियड वो था, तो जिसकी हुँ। वजह से थोड़ा टाइम लगा, बट 2022 में हमारा ऑफ़िशियली प्रोडक्शन लैमिनेट का स्टार्ट हुआ। ओके। सो कोविड के बाद क्या प्रोडक्शन या डिमांड कम हुई है या ज़्यादा हुई है? देखिए, डिमांड तो कंटिन्यूअस बढ़ रही है, एक थोड़ा-सा पीरियड कोविड का था जिसमें कि डिमांड कम थी। हुँ, वो हुँ। भी हम लोग के यहाँ नहीं डिमांड थी, क्योंकि हम लोग ईस्टर्न पार्ट पे थे, हमारी फैक्ट्री में जो रिसोर्सेज़ थे वो फैक्ट्री के आस-पास ही रहते थे, तो हम लोग के यहाँ डिफ़िकल्टी नहीं थी, उधर डिमांड भी थी। लेकिन अभी तो कंटिन्यूअस डिमांड इंक्रीज़ ही हो रही है। लोग न्यूक्लियर फैमिली की तरफ जा रहे हैं और यस। ह्यूमन की जो ये घर की ज़रूरत है वो तेज़ी से बढ़ रही है। हुँ। लोगों को अपनी स्पेस को, अपने लिविंग को, उसका सेंटीमेंट चेंज हो रहा है, लोग अच्छा चाहते हैं अपने लिविंग को। तो डिमांड तो कंटिन्यूअस इंक्रीज़ हो रही है, हुँ। अपॉर्च्युनिटी इंक्रीज़ हो रही है, बट कंपटीशन भी साथ-साथ बढ़ रहा है। बट हम लोग अपने आप को कॉम्पिटेंट मानते हैं कि क्वालिटी और जो हमारा रहा है प्रीवियस, उस क्वालिटी के भरोसे हम उस कॉम्पिटिशन को भी ओवरकम करेंगे। आपके अभी कहाँ-कहाँ पे मतलब प्रोडक्शन यूनिट्स हैं और पहली यूनिट कहाँ से आपने स्टार्ट करी? गोरखपुर में हमारी पहली यूनिट गीडा इंडस्ट्रियल एरिया है, गोरखपुर शहर से लगा हुआ ही है। तो हुँ। वहाँ पे मैंने 2003 में फर्स्ट एक छोटा-सा प्लॉट लिया था।
हुँ, और वहीं पे हमारी गीडा इंडस्ट्रियल एरिया में ही डिफरेंट डिफरेंट परमिसेज हैं, हुँ, एज पर रिक्वायरमेंट वहीं पे लेते गए हम लोग। और अभी हमारा प्लांट वहीं है, वहीं से हम लोग पूरा ऑलमोस्ट नॉर्थ इंडिया, ईस्ट इंडिया और नेपाल के बहुत सारे पार्ट वहाँ पे हमारे चैनल पार्टनर है, वहाँ करते हैं। दिल्ली एनसीआर में हमारा ऑफिस है, डिपो है। और साउथ इंडिया, श्रीनगर और राजस्थान, ये सब जगह हमारे मार्केट हैं। ओके, मतलब यहाँ पे आपका भी चैनल पार्टनर्स हैं, हाँ, डिस्ट्रीब्यूटर्स डेफिनेटली हैं। यहाँ पे हमारे चैनल पार्टनर हैं, उनको हम लोग सर्व करते हैं। मतलब सब कुछ अभी आपका गोरखपुर में ही है मैन्युफैक्चरिंग, या फिर कहीं और भी आपका कोई यूनिट? हाँ, इन टर्म ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की बात करें तो सारा गोरखपुर में ही है। हम लोग आगे इसका प्लानिंग करते हैं और डिफरेंट पार्ट में, जिससे कि पैन इंडिया को कवर किया जा सके। तो हुँ, प्लानिंग है वो, बट वो अभी फ्यूचर नॉर्थ की इंडिया है। में भी आपका काफ़ी जगहों पे कवरेज है। हाँ, यस। ये आपका हर एक सिटी में है लाइक, या कोई पर्टिकुलर आप टारगेट करें टियर 2, टियर 3 सिटीज़ उस टाइप से कुछ? हाँ, चूँकि देखिए हर इंसान जो देखता है उसी तरह से उसकी थॉट प्रोसेस और उसी तरह के चैलेंजेस को वो टैकल कर पाता है, जो चैलेंजेस जहाँ पे होते हैं। हुँ, हुँ। तो गोरखपुर एक टियर 3 सिटी है। तो हमारा मार्केट उसी तरह के सिटीज़ में ज़्यादा है, बट अभी हम लोग एक्सपेंशन दिल्ली एनसीआर में और मेट्रोज़ में भी कर रहे हैं। सो तो कोई पर्टिकुलर रीज़न कि टियर 2, टियर 3 सिटीज़ को टारगेट करने का क्या रीज़न रहा है? हाँ, देखिए टियर 2, टियर 3 ऐसा कोई हमारा टारगेट नहीं, बट हमारा टारगेट ये है कि जो कंज्यूमर आम वहाँ पे आम कंज्यूमर प्लाईवुड खरीदता है और वो खुद बनाता है घर। हुँ, वहाँ पे इंसान जो होता है वो बहुत ही सपनों से अपने घर को बनाता है, उसके बहुत सारे इमोशन जुड़े होते हैं। हुँ, 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 हुँ। क्योंकि हम लोग जो क्वालिटी देते हैं तो वो क्वालिटी कहीं न कहीं वो समझते हैं, और वहाँ पे हमारे जो कंज्यूमर हैं, उनको एक बेहतर क्वालिटी चाहिए होती है, तो वो उसकी वैल्यू करते हैं, इसलिए हम लोग वहाँ के मार्केट को ज़्यादा फ़ोकस करते हैं। कोई अपने क्लाइंट की ऐसी स्टोरी बताइए। कभी ऐसा हुआ है किस्सा कि क्लाइंट बहुत ज़्यादा खुश हो गया हो, ओवर एक्सपेक्टेशंस रही हों, या फिर अंडर एक्सपेक्टेशंस थी, उनको आपने बढ़िया से फुलफिल कर दिया हो? हाँ, अगर हम देखें तो अभी हम जस्ट 2-3 महीना पहले की बात है, मैं चंडीगढ़ गया था। हुँ, एक प्रोजेक्ट ओमैक्स का है जो कि वहाँ पे है, बहुत सारे उसमें फ्लैट्स हैं, हुँ, बहुत बड़ा सोसाइटी है। हुँ, अब उसका प्रॉब्लम ये था कि वहाँ पे जो प्रोजेक्ट मैनेजर हैं मिस्टर परवीन जी, वो उनको बहुत ही जल्दी प्रोजेक्ट डिलीवर करना है कि रेरा का भी नाम है, तो मुझे लगता है दिसंबर टाइमलाइन उनको करना है। तो जो मैं गया मिला वगैरह, तो इनिशियली उनको कॉन्फिडेंस नहीं आया कि क्या होगा, कैसे कर पाएंगे ये लोग। बहरहाल उन्होंने एक डेमो का कहा, तो वहाँ पे भी थोड़ी बहुत डिफिकल्टी हुई। बहरहाल हमने डेमो वहाँ पे किया, उसके बाद उन्होंने ऑर्डर हमको 3700 डोर का दिया। 3700 डॉलर। हाँ, डोर का। और फर्स्ट ऑर्डर जो टाइमलाइन था, और उनको क्वालिटी का भी बहुत वो था कि क्वालिटी पता नहीं ये लोग कैसे हुँ, देंगे, डरे हुए थे। तो वो हालाँकि हमारे जो छोटे ब्रदर हैं वो मतलब टेक्निकल हैं और वो पूरा प्रोडक्शन क्वालिटी देखते हैं। हुँ, और वो साथ ही साथ उन्होंने इंडियन प्लाईवुड रिसर्च इंस्टीट्यूट से आफ्टर बीटेक उन्होंने हायर एजुकेशन लिया प्लाईवुड और ये सब मैन्युफैक्चरिंग का। तो मैंने बहुत सारी चीज़ें उनको समझाने की कोशिश की परवीन जी को, कि जो प्रोडक्ट के लिए बेटर है वो हम उसमें करें। बट वो अपने को लेकर के बहुत एडमिट थे। तो बहरहाल उनके नाम को भी मैंने समझा, उनकी भी रिक्वायरमेंट को समझा, अपने जो एक्सपर्टीज़ थी वो भी लगाए, और वो प्रोडक्ट हम लोगों ने टाइम से बनाया। हम लोगों ने पूरी एफर्ट करी कि जो उनका टाइमलाइन था, उस टाइमलाइन से हम लोग बनाए वो प्रोजेक्ट को। हम लोग जब फर्स्ट कंसाइनमेंट पहुंचा, उनका जो टर्म कंडीशन था उसके अकॉर्डिंग, और उन्होंने जब क्वालिटी देखा, तो हुँ, उनका फिर फीडबैक आया। और उन्होंने कहा कि अब आपको दूसरे प्रोजेक्ट का ऑर्डर ही नहीं देंगे जब तक ये प्रोजेक्ट आप पूरा कंप्लीट नहीं कर दीजिएगा। बहुत हैप्पी हुए वो। अच्छा। तो अच्छा लगता है जब किसी को उसके एक्सपेक्टेशन को फुलफिल कर पाते हैं, हुँ, तो हुँ, बहुत अच्छा लगता है। अच्छा लगा उनको, उनको क्वालिटी मतलब बहुत उन्होंने अप्रिशिएट किया क्वालिटी। हुँ, और हुँ, उन्होंने हुँ, कहा कि नहीं, उनको कॉन्फिडेंस आ गया। अब वो कह रहे हैं कि अब जितना आप कर सकते हैं, आपके हम सारे प्रोजेक्ट आप ही हमारे करेंगे। ओके। और ये प्रोजेक्ट जब तक पूरा नहीं होगा दूसरी जगह नहीं देंगे, नहीं तो आपकी कैपेसिटी ऑक्यूपाइड हो जाएगी। मैंने कहा भाई हाँ। मेरी कैपेसिटी मैंने बढ़ा लिया, डोंट वरी, आप दूसरी जगह आके दीजिए। सही है, सही है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट, मतलब स्प्लाइस प्लाई अपने आप में एक कंपनी है जो प्लाईवुड इंडस्ट्री में है, और प्लाईवुड इंडस्ट्री में ऑलरेडी बहुत सारी कंपनीज़ हैं, ठीक है? आपके साथ-साथ आपके बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स भी हैं। तो ऐसा क्या प्रॉब्लम स्टेटमेंट आप सॉल्व करें? क्या यूनिक है स्प्लाइस प्लाई में जो मतलब कंज्यूमर्स को पसंद आता है, या जो कंज्यूमर्स इस तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं? सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है कि बहुत सारी कंपनीज़ हैं और जो ओवर कमिटमेंट करते हैं। कंज्यूमर को एज़ पर नीड जो चीज़ चाहिए, वो प्रोडक्ट पे लिख तो देते हैं, बट वो नीड फुलफ़िल नहीं करती है। हमारी कोशिश यही होती है कि चूँकि हमारी अपब्रिंगिंग जो हुई वो टिम्बर बैकग्राउंड से हुई, तो टिम्बर की जो स्पेसीज़ है, जो उसकी खूबियाँ होती हैं, वो मैं बहुत ही डीपली अंडरस्टैंड कर पाता हूँ।
बहुत सारे टिम्बर ऐसे होते हैं जिनमें कि वाटर एब्जॉर्बिंग कम होता है। अब जैसे कि आज की बात करें तो प्लाईवुड की सबसे बड़ी तो वाटर प्रॉब्लम है। एब्जॉर्बिंग अच्छा है या बेकार है? नहीं, अगर हम प्लाईवुड के लिए बात करेंगे तो वाटर एब्जॉर्बिंग अच्छा नहीं है, खराब है। वाटर अच्छा। एब्जॉर्बिंग जितना कम होगा, उतना अच्छा होगा, क्योंकि जब वाटर एब्जॉर्ब करेगा तो वहाँ पे फंगस ग्रो करने की पॉसिबिलिटी बढ़ेगी। ओके। और फंगस, इन्फेक्शन आपको भी पता होगा कि ये सारे मॉइस्चर में ही होते हैं। तो जब वो वाटर एब्जॉर्बिंग कम होगा तो डेफिनेटली उसकी लाइफ ज़्यादा होगी। ओके। तो ऐसी स्पीसीज़ जिनमें वाटर एब्जॉर्बिंग कम है, और एक और फर्नीचर की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो कि टर्माइट और बोरर लगना। हुँ, तो ऐसे स्पीसीज जिनमें टर्माइट बोरर नहीं लगते हैं या उनका फूड नहीं है, हुँ, टर्माइट बोरर का फूड टिम्बर है, जी, बट सारे टिम्बर नहीं है। तो हुँ, ऐसे स्पीसीज जो टर्माइट बोरर के फूड नहीं, वो टिम्बर को यूज करके प्लाईवुड बनाना। हुँ, तो ये टेक्नोलॉजी है, स्पीसीज हैं, बट जो आज चैलेंज है वो यही है कि बहुत सारे लोग शॉर्ट विजन के हिसाब से वर्किंग कर रहे हैं, हुँ, हुँ, और वो तरह के कमिटमेंट करते तो हैं, बट वो मटेरियल यूज नहीं करते, जिसकी वजह से आम कंज्यूमर को वो प्रोडक्ट नहीं मिल पाता है जो कि मिल सकता है। ओके। दैट इज द तो प्रॉब्लम। क्या क्या आपके कॉम्पिटिटर्स ये नहीं दे रहे? नहीं देते हैं, बट ओवर कमिटमेंट करते हैं। जिन प्रोडक्ट पे नहीं भी है उन प्रोडक्ट पे भी बहुत सारे मैन्युफैक्चरर लगाते हैं। अच्छा, मतलब जैसे कि अ, अभी हमने रिसेंटली देखा बहुत सारे कंज्यूमर प्रोडक्ट ऐसे थे जिनमें ब्रांडिंग बड़ी गलत हो रही थी। तो आप उस चीज़ पे बोले कि वो ब्रांडिंग उस तरीके से करते हैं एक्स्ट्रा बता के कि इसमें ये प्रॉपर्टीज़ है, जो कि हाँ, होती नहीं है। हाँ, जैसे आज हम बात करें कि एक मैरीन ग्रेड प्लाईवुड आता है, वाटर प्रूफ होता है। हाँ, तो बहुत सारे लोग उसमें विदाउट मैरीन ग्रेड के मानक के और उसको मैरीन ग्रेड मानक लगा देते हैं। हुँ, हालांकि गवर्नमेंट इसके लिए बहुत सारे रूल बनाई है, बट वो चीज़ उस लेवल पे आप समझ ही रहे हैं कि कर पाना जैसे कि डिफिकल्ट होता है। आईएसआई सर्टिफ़िकेट होता है, तो आईएसआई सर्टिफ़िकेट में आई थिंक 330, 710 ऐसे कुछ हाँ, होते हैं मैरीन तो के लिए 710 होता है। हाँ, हाँ, तो बहुत सारी कंपनी उसको टेक्निकल यूज करती हैं। ओके, 710 लिख दी, कुछ और लिख दी। बहुत सारे लोग, मतलब ये बहुत कॉमन प्रैक्टिस है, ये बहुत ही चैलेंज है आज के डेट में अगर हम प्रॉब्लम देखें इस इंडस्ट्री की। क्योंकि टेक्नोलॉजी मौजूद है, इस तरह की सब चीज़ मौजूद है कि फर्नीचर में टर्माइट नहीं लगेंगे, वाटर से ख़राब नहीं होगा। लेकिन वो जब सही प्रोडक्ट होगा, राइट प्रोडक्ट होगा, तब ऐसा हो पाएगा। वो ओके, आज आम कंज्यूमर के लिए चूज़ कर पाना, उसको पा पाना बहुत ही डिफ़िकल्ट प्रोसेस है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है कि वो कैसे वो एक बेहतर प्रोडक्ट मिल पाए उसको, क्योंकि ऑलमोस्ट बहुत सारी कंपनियां इस तरह से फॉल्स स्टेटमेंट अपने प्रोडक्ट पे डालती हैं। ओके। तो कंज़्यूमर क्या कर सकता है उसमें? क्योंकि अगर फ़ॉल्स है, तो कंज़्यूमर ऐसे तो जाके चेक नहीं कर सकता ना। व्हाट आर द क्राइटेरियाज़ जो एक कंज़्यूमर बेसिक कंज़्यूमर एक लेमैन बंदा जाके कहीं पे जाके चेक कर सकता है? या कुछ ऐसी चीज़ बताइए कि वो क्या चीज़ ध्यान रखे, जब वो कोई भी चीज़ परचेज़ कर रहा है, लाइक लैमिनेट परचेज़ कर रहा है या फिर प्लाईवुड परचेज़ कर रहा है, तो क्या वो दिमाग में रख सकता बेसिकली तो ऐसे तो बहुत सारे टेस्ट हैं, लेकिन आम उपभोक्ता के पास इतना टाइम तो है नहीं कि वो जा करके उसको टेस्ट करेगा। है? जी। तो मेरा सजेशन यही है कि भाई आप उस कंपनी का परचेज करिए, टिम प्लाईवुड, जिस पे आपको ट्रस्ट हो, हुँ, जिसकी लेगेसी हो, जिसके क्वालिटी के बारे में, जिसके फाउंडर के बारे में, जिनके थॉट प्रोसेस के बारे में, जिस कंपनी के विजन विशन मिशन के बारे में आपको पता है, उनके प्रोडक्ट लीजिए। तो डेफिनेटली आपको बेटर प्रोडक्ट मिल जाएगा। हुँ, और नहीं तो फिर आपको टेस्ट करना पड़ेगा। टेस्ट भी कॉम्प्लेक्स है, और एवरी कंसाइनमेंट आप कैसे टेस्ट करेंगे, उतना वक्त आपके पास तो है नहीं। हुँ, हुँ, हुँ। तो ट्रस्ट ही है, ट्रस्ट आपको करना ही होगा। ऐसे लोगों पे ट्रस्ट करना होगा जिनका रेफरेंस हो कि हाँ ये क्वालिटी अच्छा बना रहे हैं। तो जो भी तरीके से आप ट्रस्ट कर सकते हैं, ट्रस्ट ही एक तरीका है कि उस पर आप लें, रिलायबल कंपनी चूज करें। ओके। क्लाइंट से कभी ऐसे प्रॉब्लम्स आई हैं? या कभी ऐसे हुआ है कि आप अच्छा देना चाहते थे बट कुछ गड़बड़ हो गई? यूजुअली लोग समझ जाते हैं, हम लोग बताते हैं तो ट्रस्ट करते हैं लोग। और हमारा भी यही अपना मोटिव होता है, अपना इंटरनल यही माइंड होता है कि भाई आपका जो नॉलेज है और आपकी जो चाहत है उससे बेटर हम कर पाएँ। हुँ, तो उसी कोशिश हमेशा रहती है, और लोग बिलीव करते हैं, ट्रस्ट करते हैं, और हम लोग बेहतर करने की कोशिश करते हैं। हुँ। टारगेट मार्केट आपका क्या टार है? और टारगेट मार्केट में अभी आप क्या सोच के कंज़्यूमर को टारगेट कर रहे हैं? कंज्यूमर का देखिए, आज हमारा ऑब्जेक्टिव यही है कि जो एक, जैसे देखिए हिंदुस्तान की अगर हम आप बात करें तो मोस्ट ऑफ पीपल आज जो घर बना रहा है वो मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं। तो हमारे यही टारगेट ऑडियंस हैं, और
इनकी जो प्रॉब्लम है वो ये है कि भाई हर चीज़ बेहतर से बेहतर चाहिए हुँ, और इकोनॉमिकल प्राइस में चाहिए, अफोर्डेबल प्राइस में चाहिए। हमारा भी यही चैलेंज है कि आज जो आम इंसान है, जो उसकी आम इंसान की घर की जो ज़रूरत है, उसको हम एक अफोर्डेबल प्राइस में उसके एक्सपेक्टेशन से मोर देन कुछ अगर दे पाएँ, तो यही कोशिश है और वही हमारे टारगेट ऑडियंस है। हुँ, हुँ। सर, आपने 2-3 बार बोला कि आप कंज़्यूमर की एक्सपेक्टेशन को फुलफ़िल करना चाह रहे हैं, उनकी डिमांड्स को फुलफ़िल करना चाह रहे हैं और एक बेटर प्रोडक्ट देना चाह रहे हैं। तो बेटर प्रोडक्ट की डेफ़िनिशन क्या है? मतलब स्प्लाई अपने आप में कैसे बेटर प्रोडक्ट दे रहा है और क्या आप प्रोसीजर फ़ॉलो कर रहे हैं, वो अपने प्रोडक्ट को बेटर करने के लिए? बेटर प्रोडक्ट इन द सेंस कि जैसे कि कुछ इंसान की नीड होती है। अब जैसे आप अगर किचन में यूज़ कर रहे हैं या बाथरूम में यूज़ कर रहे हैं या नॉर्मल बेडरूम में यूज़ कर रहे हैं जहाँ मॉइस्चर नहीं है, तो बेटर प्रोडक्ट के बहुत सारे डेफिनेशन हैं। जैसे कि सबसे टॉप क्वालिटी में अगर आ गई तो अभी फायर के बहुत सारे नाम से प्लाईवुड आ रही कि उसमें बर्निंग कैपेसिटी कम हो जाती है। हुँ, उसके बाद एक क्वालिटी अभी आ रही है जो कैलिब्रेटेड होता है, जिससे कि सरफेस बहुत स्मूथ होता है। कोई भी आप लैमिनेट लगाते हैं तो उसकी जो ब्यूटी है वो उभर करके आती है। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया टर्माइट है, टर्माइट नहीं लगे। उसके बाद मैंने बताया मॉइस्चर कंटेंट से वो ख़राब नहीं हो। तो ये बेसिक 5-6 चीज़ें हैं। अब इसमें डेफ़िनेटली हर चीज़ की एक कॉस्ट है। तो अब कंज़्यूमर अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो चीज़ चाहता है वो उसको मिल जाए, हुँ। उसके बजट में, तो वही उसके लिए बेटर प्रोडक्ट है। आप कैसे कोशिश करते हैं कि जो वुड है, वो अच्छी पहुँचे कंज़्यूमर के पास? अब जैसे हमारी अगर जो हमारी मेन जो ब्रांड है स्प्लाइस की बात मैं करता हूँ, तो उसमें हम लोग सबसे जो लोअर कैटेगरी का प्रोडक्ट है, उसमें कुछ स्पीसीज़ हम ऐसे यूज़ करते हैं जिसमें लिटिल मॉइस्चर एब्ज़ॉर्बिंग कैपेसिटी है और टर्माइट बोरर लग सकते हैं। हुँ, बाकी हमारे जो सारे कैटेगरी हैं, वो कैटेगरी में सारे 100% स्पीसीज़ हम ऐसे यूज़ करते हैं जिसमें टर्माइट बोरर लग ही नहीं सकता है। अच्छा। तो हमारी यूएसपी यही है और यही कोशिश रहती है कि कंज्यूमर जो भी प्रोडक्ट हमारा अगर लोअर, चूँकि एक प्राइस बहुत बड़ा टॉपिक है हुँ, आम आदमी के लिए, इसलिए हमें भी एक लोअर कैटेगरी में वो प्रोडक्ट लाना पड़ा। अदरवाइज़ हमारे जो मोस्ट ऑफ द कैटेगरी हैं वो बिल्कुल 100% टर्माइट बोरर प्रूफ हैं और उसका थॉट प्रोसेस यही है, उसका बेसिक जो की पॉइंट है वो यही है कि ऐसी स्पीसीज़ है जिसमें टर्माइट बोरर नहीं लगेंगे और ऐसी स्पीसीज़ है जिसमें वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी नहीं है। ओके। तो ये कैसे डिसाइड करते हैं, मतलब कोई पर्टिकुलर रिसर्च है या फिर कोई पर्टिकुलर स्टडी है, कोई पर्टिकुलर स्पीशीज़ है, वो कैसे आप डिसाइड करते हैं? हाँ, हम एक तो मेरा अपना 35 इयर्स का एक्सपीरियंस है और दूसरा 2 रिनाउंड इंस्टीट्यूशन है इंडिया में। एक है फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून फ्राई और हुँ, दूसरा है इंडियन प्लाईवुड रिसर्च इंस्टीट्यूट बैंगलोर इपिर्ती। ये दोनों इंस्टीट्यूट इस तरह की रिसर्च करता रहता हूँ, यहाँ पे रिसर्च मौजूद है और उस चीज़ को हम भी फॉलो करते हैं उसके अकॉर्डिंग। उसके इस अकॉर्डिंग हम लोग उस मानक पे बनाते हैं और दूसरा जो मानक डिसाइड करता है भारतीय मानक ब्यूरो, वो तीसरा है। तो इनके मानक को हम फॉलो करते हैं, उसके हिसाब से हम प्रोडक्ट बनाते हैं। सर, एक बड़ा क्वेश्चन, प्लाईवुड इंडस्ट्री है, वुड से रिलेटेड है। वुड एट द एंड ऑफ द डे डिफॉरेस्टेशन या फिर प्लांट कटिंग से रिलेटेड है। तो किस लेवल तक ये सस्टेनेबल है पेड़ काटना, और क्या अल्टरनेटिव है इसके? देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने किया। एक्चुअली ये एक अच्छा टॉपिक है। देखिए जब इनिशियली था तो टिम्बर था तो जंगलों में लगते थे हुँ, और किसान खेतों में क्रॉप कर पैदा करते थे। हुँ, हुँ, और जंगल की जो फॉरेस्ट की जो लाइफ होती थी, वो बहुत दिनों तक फॉरेस्ट लगता था, 50 साल 100 साल में वो तैयार होते थे, हुँ, उनसे फर्नीचर बनते थे। लेकिन हुँ, जब ह्यूमन की ज़रूरत बढ़ी और जंगल ज़्यादा काटे जाने लगे तो इंसान को ज़रूरत हुई कि भाई एक सस्टेनेबल चीज़ होना चाहिए। हुँ, तो इनिशियली गवर्नमेंट इस चीज़ को बिलीव नहीं करती थी और बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन प्लाईवुड, मैंने पहले भी आपको बताया, प्लाईवुड मैन्युफैक्चरिंग पे बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन गवर्नमेंट ने लगाए। ओके। ले और दूसरे जो अल्टरनेटिव प्रोडक्ट थे पीवीसी डोर, लैमिनेट और डब्ल्यूपीसी डोर या प्लास्टिक के दरवाजे, उनको थोड़ा बहुत गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लेकर के बढ़ाया। आप किस टाइम की बात बता रहे हैं? ये मैं 2000 की बात करता हूँ, 2000 या उससे पहले की हाँ, बात मतलब करूँ तो। 2000 में वो था कि डिफ़ॉरेस्टेशन नहीं हाँ, होना चाहिए, तो सोचा कि कुछ अल्टरनेट हाँ। निकालें। लेकिन आज देखिए पूरी पूरी दुनिया देख रही है कि प्लास्टिक के प्रोडक्ट की कितना बड़ा एनवायरनमेंट पे हार्म है हुँ, और टिम्बर
एक्चुअली जब वो देखिए जब जंगल काटे जा रहे थे वो अलग एक था, लेकिन उसके विकल्प में जो आया क्या, एग्रो फॉरेस्ट्री आई, हुँ, जो फास्ट ग्रोइंग है, जिसे आज किसान लगा रहा है। तो ओके। किसान लगा रहा है वहाँ पे उसको इकोनॉमी उसकी बूस्ट हो रही है, पहला हुँ, पॉइंट। हुँ, दूसरा पॉइंट, जब वो पेड़ लगा हुआ है 10 साल 5 साल लगा हुआ खेतों में, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर रहा है और हमें बिल्कुल सही। ऑक्सीजन दे रहा है, हुँ, तो वो सस्टेनेबल हुआ। और एक इकोसिस्टम लोकल बेस पे हो जा रहा है, जिसमें इकोनॉमी आ जा रही है और जिसमें एनवायरनमेंट आ जा रहा है, तो एक तरह से ये सस्टेनेबल हुआ। और हुँ, जो टिम्बर का है, टिम्बर जब फर्नीचर डिस्कार्ड किया गया, निकाला गया, तो वो ज़मीन में जा कर के अगर वो है तो वो बायोडिग्रेडेबल है। खुद हुँ, से वो गल करके वहाँ पे मिट्टी में ख़त्म हो जाता है 10-5 सालों में या 20 सालों में, कुछ स्पीशीज़ थोड़ा ज़्यादा करती हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ दी जो एग्रो फॉरेस्ट्री बेस है वो तो 5-7 सालों में वो फिनिश वहाँ पे हो जा रही हैं। तो हुँ। ये पूरी तरह से एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, जबकि ये मतलब प्लास्टिक। एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है और सोसाइटल फ्रेंडली भी है और इकोनॉमिक फ्रेंडली भी है। हाँ, डेफ़िनेटली। और दुनिया में आप देखेंगे कहीं पे भी जो भी सभ्यताएँ रही हैं जहाँ पे भी, तो वहाँ पे एक लोकल इकोसिस्टम होता था जिससे वहाँ की लोगों की ज़रूरतें पूरी होती थी, डे टू डे हर चीज़ की उनकी जो पूरी होती थी। तो उसी तरह से अगर आज हम देखते हैं तो हम लोग अपने टेटी में, अपने इलाके में जो काम कर रहे हैं, किसानों को प्लांटेशन हो रहा है और वहीं पे कितने हम किसान जुड़े हैं आपसे? बहुत पूरा इलाके के हम लोग के जुड़े हैं, लगभग हज़ारों किसान हैं, जो कि डायरेक्ट हम लोग उनको अच्छी स्पेसीज़ की पौधे भी प्रोवाइड करते हैं। तो आप कुछ उन्हें नॉलेज भी देते हैं हाँ, या डेफ़िनेटली स्टडी भी नॉलेज भी करवाते हैं? देते हैं, स्टडी भी करते हैं, फ़ास्ट ग्रोइंग जो होते हैं और फिर उनसे डायरेक्ट प्रोक्योर हम लोग करते हैं। तो अच्छा। एक इकोसिस्टम है जो काम कर रहा है, हुँ। और उसमें हम सब लोग उससे फ़ायदा उठा रहे हैं। कोई ऐसा व्यक्ति जैसे आप बता रहे हो कि आपके पास काफ़ी सारे लोग जुड़े हैं, ठीक है? आपके आस-पास के एरिया डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर्स जुड़े हैं। कोई ऐसा किस्सा जिसमें कोई व्यक्ति आपके पास आया हो या कोई स्टार्टिंग कर रहा है अपने काम की और वो आया हो आपके पास उस चीज़ में हेल्प माँगने और कुछ उसने अचीव किया हो? हाँ, बहुत सारे हमारे ऐसे डीलर हैं जो आज हमारे बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट किए हैं, हमारे मुज़फ़्फ़रपुर में डीलर हैं, बलिया में हैं। ज़ीरो से स्टार्ट किए और चूँकि हमारी भी एक्सपर्टीज़ रही है रिटेल से, चूँकि हम बिज़नेस फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग में तो पहले रिटेल ही करते थे, मैन्युफैक्चरिंग में आए, तो वो एक्सपर्टीज़ हमने उनको बताया, उनका बिज़नेस मॉडल सेट किया और अच्छा रेपुटेटेड बिज़नेस कर रहे हैं। बहुत सारे हमारे ऑलमोस्ट सारे डीलर ऐसे हैं जो कि बहुत थोड़े से ही बिज़नेस शुरू किए और आज बहुत ही अच्छे पैमाने पे कर रहे हैं। ओके। आपने इस चीज़ के बारे में नहीं सोचा कि अपने इस प्लाईवुड को थोड़ा-सा चेंज किया जाए और नई जो ट्रेंडिंग देखो आज की डेट में जो जनरेशन आ रही है, वो ट्रेंडी चीज़ें चाहती है ना? वो चाहती है कि मुझे बढ़िया से बढ़िया डिज़ाइन्स मिलें, बढ़िया से बढ़िया लैमिनेट मिले। ठीक है, क्योंकि सर देखो प्लाईवुड एक बार को अंदर छुप जाएगा, आगे आएगा लैमिनेट। तो आपने उसके बारे में क्या सोचा और कैसे आप उसको अप्रोच कर रहे हैं अभी? हाँ, लैमिनेट तो मैंने बताया कि लैमिनेट का मैंने प्लांट कोविड के ही टाइम पे मैंने सोचा कि लैमिनेट चाहिए, चूँकि हमें डोर बनाते थे तो वहाँ क्वालिटी के इश्यू आते थे, तो हमारा वहाँ से मोटिवेशन हुआ कि हम लैमिनेट भी बनाएँगे, तो क्वालिटी कर पाएँगे। यूजुअली यही प्रॉब्लम सेम टू सेम फर्नीचर में होती थी। हुँ, जब कोई भी कंज्यूमर हमसे प्लाईवुड ले करके जाता था और लैमिनेट किसी और का लगाता था, तो वहाँ पे उसको कई बार लैमिनेट में प्रॉब्लम होती थी, तो वो प्लाईवुड का समझता था, या चूँकि कॉम्प्लेक्स वहाँ पे डिसीजन होता था कि कौन कहाँ पे प्रॉब्लम एक्चुअली है। हुँ, तो वहाँ से भी हमें इंस्पिरेशन मिला और लैमिनेट हमने लगाया। आज हमारे लैमिनेट के बहुत सारे डिज़ाइन हैं, जो बहुत ही ट्रेंडी, हम लोग ट्रेंड को फ़ॉलो करते हैं। हम लोग अभी जो नए पेस्टल कलर आए हैं, वो हम लोगों ने फ़ोल्डर में अपने लाए। ओके। उसके अलावा फ्लूटल हैं डिज़ाइन, वो अपने फ़ोल्डर में हम लोग लेकर के आए हैं। हुँ, मार्बल टोन्स बहुत सारे हैं और उसके अलावा जो है ग्रे टोन्स में हम लोग बहुत सारे फैब्रिक पैटर्न आज की डेट में आ रहा है। वुडन हमेशा रहा है। विनियर टच, विनियर फ़ील जो बिल्कुल नेचुरल फॉरेस्ट, नेचुरल विनियर का फ़ील आए, उस तरह के प्रोडक्ट हम लोग बना रहे हैं, हमारा लैमिनेट है। हुँ, और कोशिश आगे है कि और भी जो ट्रेंड चेंज हो रहा है, जो नई इनकमिंग ट्रेंड आ रहा है, उसको हम लोग बहुत ही पैनी नज़र रखे हुए हैं कि उसको कैसे हम लोग अपने उपभोक्ता को दे पाएँ, अपने कंज्यूमर को दे पाएँ, वो अपने फ़ोल्डर में जल्दी से जल्दी शोकेस करें। तो ये पूरी ओके। कोशिश है अपनी। कितने टाइम में चेंज कर लेते हैं आप एक डिज़ाइन को? डिज़ाइन तो हमेशा नया आता रहता है, लेकिन हम अपने फ़ोल्डर को अभी जो पीछे हमने किया था 1 साल में मैंने पूरा फ़ोल्डर नया कर दिया अभी। और फिर अभी हम लोग का टारगेट है जनवरी में फिर से नया फ़ोल्डर हम लोग और अपने प्रीमियम सेगमेंट का लेके आ रहे हैं। तो 1 साल से 2 साल में आप मतलब उसको ट्रेंड हाँ, चेंज कर बिल्कुल लेते हम लोग 1 साल से 2 साल में ट्रेंड चूँकि बदलता, ट्रेंड तो एवरीडे बदलता है
और हम्म। एवरी डे हम लोग कुछ ना कुछ चेंज करते रहते हैं, कुछ लूज फोल्डर्स में वहाँ पे हम लोग तो एवरी डे इनोवेशन करते रहते हैं, लेकिन एक अच्छा। फोल्डर की शक्ल में होता है तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, तो 1 ईयर का 9 मंथ का गैप हम लोग करते हैं और फोल्डर को रिन्यूट करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर्स कैसे सेलेक्ट करते हैं? डिस्ट्रीब्यूटर देखिए, एक तो उनका एक्सपीरियंस होता है और हम्म। थॉट प्रोसेस होता है कि जो हमारे थॉट प्रोसेस हैं कि हमें एक अफोर्डेबल प्रोडक्ट अपने कंज्यूमर को देना है, उससे वो अलाइन होना चाहिए। तो हम्म। ये 2 बेसिक क्राइटेरिया है। ओके। इसके अलावा आपका और क्या टारगेट मार्केट है? लैमिनेट में अगर हम बात करते हैं तो हमारा पैन इंडिया डिस्ट्रीब्यूशन ऑलमोस्ट है। कुछ सिटीज़ अभी हमारे वैकेंट हैं, वहाँ पे हम लोग डिस्ट्रीब्यूटर सिलेक्शन प्रोसेस कर रहे हैं। प्लाईवुड की अगर हम बात करेंगे तो हमारे जो नॉर्थ इंडिया और ईस्ट इंडिया बेसिस है, और नेपाल में हमारा अच्छा खासा मार्केट है। थोड़ा बहुत ओके। दिल्ली एनसीआर है, और मार्केट को भी एक्सपेंड कर रहे हैं। डोर की अगर हम बात करें तो डोर चूँकि हमारा डिज़ाइनर डोर हम लोग डायरेक्ट बड़े जो ग्रुप हाउसिंग हैं, उन लोगों को टारगेट कर रहे हैं। और वहाँ पे चूँकि आज देखिए शहरों में क्या है कि कास्ट बहुत स्पेस की कास्ट बहुत एक्सपेंसिव हो गई, तो हमारा टारगेट ये होता है कि हमारे फैक्ट्री में मटेरियल बना और बड़े-बड़े ग्रुप हाउसिंग है तो उनके डायरेक्ट प्रोजेक्ट पे जाए। तो वहाँ अच्छा। पे हम कास्ट इफेक्टिव हो पाते हैं उनके लिए। कहीं पे और वेयर हाउस हो और वहाँ से फिर जाए तो वहाँ पे डिफ़िकल्ट होता है, बल्क में क्वांटिटी भी लगती है। हम्म। तो हम लोग वो कास्ट को ऑप्टिमाइज़ कर पाते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो चेंज है वो भी हम लोग कर पाते हैं। हम्म। डिज़ाइन, पैटर्न, था साइज़ जो भी होता है वो बिल्कुल कस्टमाइज़ करके डायरेक्ट प्रोजेक्ट पे हम लोग दे पाते हैं। तो वो बहुत ही कॉस्ट एफिशिएंट हो जाता है उनके लिए, वैल्यू फॉर मनी हो जाता है, और वो फिर कंज्यूमर को भी उसको पास ऑन करते ही हैं। हम्म। तो मतलब स्पेसिफिकली जैसे जो बड़ी बड़ी सोसाइटीज होती हैं, तो आप उनमें डिलीवर करते हैं एज पर देयर नीड्स। यस, एज़ पर प्रोजेक्ट नीड हम लोग बनाते हैं और फिर उसको प्रोवाइड करते हैं उनको। प्लाईवुड इंडस्ट्री के बारे में मैं बात करूंगा कि प्लाईवुड इंडस्ट्री कैसी है, इंडिया में क्या ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स हैं उसके, और प्लाईवुड इंडस्ट्री के अभी तक ड्रॉबैक्स क्या क्या है, मतलब उसे प्रॉब्लम कहाँ पे फेस हो रही है? इनिशियली तो ये प्रॉब्लम थी जो मैंने बताया कि गवर्नमेंट इसको लेकर के बहुत स्ट्रिक्ट थी कि डिफॉरेस्टेशन से और एनवायरनमेंट से जुड़ा होना था, पेड़ काटे जाने थे। बट अब तो जैसे कि गवर्नमेंट, सारे स्टेट गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको एग्रो फॉरेस्ट्री मान लिया है, तो वो तो चैलेंज नहीं है। चैलेंजेज वही हैं कि मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं वो भी ऑटोमेशन की तरफ नहीं है। ह्यूमन इंटरवेंशन बहुत ज़्यादा है, तो क्वालिटी जो भी इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ पे क्वालिटी कंसिस्टेंटली बेटर बनना थोड़ा डिफ़िकल्ट, थोड़ा अभी भी कॉम्प्लेक्स मतलब प्रोसेस है। ट्रेडिशनल हाँ, प्रोसेस पे ही चल हाँ, रही है अभी इंडस्ट्री? हमने हालाँकि अभी हमने जो एक न्यू प्लांट लगाया है जिसमें कि लगभग-लगभग 30% 40% ऑटोमेशन हो गया है। ओके। तो इंडस्ट्री हो रही है ऑटोमेट, मतलब अभी अगर हम देखेंगे तो डिफरेंट अदर इंडस्ट्रीज़ के कंपैरिज़न में प्लाईवुड में ऑटोमेशन बहुत कम है। तो अच्छा। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज तो है, मतलब और हमारी इंडिया में इंडस्ट्री कम में है या फिर वर्ल्ड ओवर इस पे कोई नहीं, ऐसा टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट नहीं है? हाँ, नहीं वर्ल्ड वाइड है। चूँकि इंडिया में क्या है कि ह्यूमन रिसोर्स इंडस्ट्री वाले ऐसा कुछ देखते हैं कि भई यहाँ पे मशीन थोड़ी महँगी पड़ रही है, उससे सस्ता तो ये ह्यूमन ह्यूमन रिसोर्स है। रिसोर्स है। हम्म। तो उस तरफ वो चले जाते हैं, डाइवर्ट हो जाते हैं। अच्छा। क्योंकि मशीन की भी एक कॉस्ट होती है, हम्म। और हर इंडस्ट्री वाला क्या होता है उसको फाइनेंशियल टर्म में सोचता है। बट मेरा मानना है कि ये चीज़ें आने वाले टाइम में हमें ऑटोमेशन पे जाना ही चाहिए। हमने अपना प्लांट को ऑटोमेशन कर रहे हैं, अभी नए प्लांट हमारे जो लग रहे हैं हम्म। वो मैक्सिमम ऑटोमेशन है और उसमें मिनिमम ह्यूमन इंटरवेंशन है, तो वहाँ पे क्वालिटी भी हम कंट्रोल ज़्यादा बेहतर तरीके से कर पाएंगे, और जो कास्ट है वो कास्ट भी एफिशिएंट होगा डेफिनेटली, तो कंज्यूमर अच्छा, को तो हम जॉब्स नहीं जाएंगी ऑटोमेशन से? नहीं, देखिए जॉब तो कभी नहीं जाएँगी। जॉब तो देखिए अब जैसे क्या था कि लोग कह रहे थे कि कंप्यूटर आएगा तो जॉब चला जाएगा, तो क्या हुआ? कंप्यूटर ने कितने क्रिएट किए। तो मेरा मानना है कि देखिए बदलाव बिल्कुल ज़रूरी है, हम्म। और बदलाव होगा तो इससे जॉब नहीं जाएँगे, दूसरे अपॉर्च्युनिटी आएँगे। इंडिया में इसका क्या प्रोस्पेक्ट है अबाउट इंपोर्ट एक्सपोर्ट? देखिए इंडिया में चूँकि एक्सपोर्ट अभी तो प्लाईवुड का नहीं हो रहा है इंडिया में, क्योंकि इंडिया में जो अभी खुद की रिक्वायरमेंट है वो इम्पोर्ट होकर के फुलफिल हो रहा है। कुछ कंट्री से डिमांड भी ज्यादा है। हाँ, डिमांड ज़्यादा है। लेकिन लैमिनेट अभी एक्सपोर्ट हो रहा है, हम लोग भी लैमिनेट एक्सपोर्ट कर रहे हैं 2 एक कंट्री में। हम्म। और आगे और भी कंट्रीज़ में हम लोग अपॉर्च्युनिटी देख रहे हैं एक्सपोर्ट का, लैमिनेट का। हम्म। फर्नीचर का डिवीज़न जो हमारा है वो भी एक्सपोर्ट की अपॉर्च्युनिटी देख रहा है, उसमें भी हम लोग थोड़ा बहुत एक्सपोर्ट कर भी रहे हैं। हम्म। लेकिन प्लाईवुड में एज़ सच अभी हमें नहीं दिखता है एक्सपोर्ट होने की कोई पॉसिबिलिटी है, क्योंकि इंडिया का मार्केट खुद इतना बड़ा है,
और उस मार्केट का रिक्वायरमेंट फुलफिल करना ही इसको बहुत हम बड़ा ये भी चैलेंज कह है। सकते हैं कि प्रोडक्ट जो है वो काफ़ी हैवी है एज़ कम्पेयर टू इट्स प्राइस, तो वो प्राइस गैप फिर प्राइस इंक्रीज़ हो जाएगा अगर हम एक्सपोर्ट करते हैं तो। हाँ, नहीं, हाँ, कह सकते हैं ये थोड़ा-सा, लेकिन मेन तो चीज़ यही है कि जो इंडिया में अपनी खुद की रिक्वायरमेंट है, वही अभी वही अभी फुलफ़िल नहीं इम्पोर्ट हो रही है। होकर के फुलफिल हो रही है, तो यहाँ से जाने जैसा कुछ नहीं है। हाँ, हुँ, अब जैसे नेपाल की हम बात करें, तो नेपाल में भी प्लाईवुड की बहुत इंफीरियर क्वालिटी वहाँ बनती है। तो हम लोग वहाँ पे एक्सपोर्ट अपना प्रोडक्ट कर रहे हैं अभी, क्योंकि अच्छा, वहाँ वहाँ पे वो मतलब सी लाक, लैंडलॉक्ड कंट्री है। हाँ, सी है नहीं उसके पास, तो हुँ, उसके और कंट्रीज से इंपोर्ट करने का बेटर क्वालिटी कोई अपॉर्चुनिटी उसके पास नहीं है। तो हम नेपाल में अपनी प्लाईवुड एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हुँ, बट और कंट्रीज में जहाँ पे कि पूरा वर्ल्ड खुला हुआ उनके लिए, वहाँ इंडिया से भी प्लाईवुड नहीं जा रहा है। ओके। तो और जो आपका लैमिनेट है वो अभी आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ, क्या लैमिनेट, स्कोप है उसमें? उसमें तो बहुत सारे स्कोप हैं, पूरा वर्ल्ड ओपन है, बहुत सारी कंट्रीज में जा सकता है। हम लोग अपने प्लांट को और एक्सपेंड कर रहे हैं, तो फ्यूचर में और कंट्रीज की अपॉर्चुनिटी को देखेंगे। अभी हम हुँ, लोग नेपाल, बांग्लादेश, इन सब कंट्रीज में कर रहे हैं। हुँ। मान लीजिए कोई अपना बिज़नेस स्टार्ट करना चाहता है, ठीक है? वो चाहता है कि मैं एक्सपोर्ट करूँ, वो प्रोडक्शन नहीं चाहता, ठीक है? तो वो कैसे कर सकता है लैमिनेट एक्सपोर्ट और क्या प्रॉस्पेक्ट्स हैं या किस मार्केट को टारगेट कर सकता है? देखिए, अभी अगर लैमिनेट एक्सपोर्ट की बात करते हैं, कोई एक्सपोर्ट बेस्ड बिजनेस करना चाह रहा है, तो सबसे बेस्ट मार्केट जो अभी जा रही है वो अफ्रीकन मार्केट है, ओके। जो लैमिनेट के लिए। उसके बाद फिर मिडिल ईस्ट है और यूरोपियन मार्केट भी है। और अगर कोई अपना बिजनेस करना चाह रहा है कंस्ट्रक्शन मटेरियल का, तो इसका भी बहुत ही स्कोप है, हर बजट में ये काम हो सकता है। और कोई भी इंसान अपने शहर में वो काम कर सकता है, अपने पेरेंट्स, अपने माता पिता के साथ रह करके, अपने फैमिली के साथ रह करके, हुँ, जो भी शहर से वो बिलोंग करता है, गांव से बिलोंग कर सकता है, हर जगह आज इसका स्कोप है। लोग हर जगह घर बना रहे हैं। एक इंसान है, वो अगर छोटे से कस्बे से आया है, गांव से आया है, तो अगर कहीं दिल्ली या कहीं एनसीआर में जॉब कर रहा है या मेट्रोज में जॉब कर रहा है, तो पहले घर वो जाके अपने गांव पे बनाता है, अपने पेरेंट्स के लिए बनाता है। तो ये कंस्ट्रक्शन मटेरियल का हर जगह बहुत स्कोप है। और हमारे जो भी चैनल पार्टनर जुड़े हुए हैं और जो डेडिकेशन से और जो अच्छे नियत से काम कर रहे हैं, वो लोग ग्रोथ कर रहे हैं और एक प्राउड फीलिंग के साथ अपने कंज्यूमर को सर्व भी कर रहे हैं। अच्छा। उनका एक हैप्पी डाटा बेस भी है कंज्यूमर का, हुँ, और हुँ। उनको उससे आगे भी वो बढ़ रहे हैं। तो अगर कोई बिजनेस में आना चाहता है, तो कंस्ट्रक्शन मटेरियल मैं देख रहा हूँ कि बहुत ही अपॉर्चुनिटी है। कंस्ट्रक्शन मटेरियल की एक और ख़ास बात है कि ये पूरी तरह से लोकल डीलर पे डिपेंड है। जैसे कि बहुत सारे प्रोडक्ट आज देख रहे हैं आप, ई-कॉमर्स पे पूरी तरह से शिफ्ट हो गया है, बट हाँ, कंस्ट्रक्शन मटेरियल ऐसा नहीं है। कंज्यूमर को चूँकि कंस्ट्रक्शन मटेरियल जब वो ले रहा है, फर्नीचर बना रहा है, बेड खुद बना रहा देखना है, चाहता है, तो वो टच करना चाहता है, वो फ़ील करना वो चाहता फ़ील है। करना चाहता तो है। वो चूँकि वो इमोशन इतने उसके जुड़े होते हैं ना, तो वो बगैर देखे ले ही नहीं सर, पाता है। कई बार तो हमारे देश में तो वैसे भी है कि हाँ। घर एक बार बनता है तो तो ये, हाँ, ये भी बहुत बड़ा वो है कि घर एक बार बनता है, तो वो बगैर देखे, बगैर डीलर को जाए, बगैर प्रोडक्ट को देखे, बगैर छुए, उसको फ़ील किए नहीं लेता है। तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी पैदा करती है हमारी उन लोगों के लिए जो सोचते हैं कि जो भई, ट्रेडिंग का काम करना हाँ, चाहते ट्रेडिंग का काम कर सकते हैं, स्टोर, आप रिटेल स्टोर खोल सकते हैं, अपने शहर में खोल सकते हैं। हैं। जो हुँ, लोग देखते हैं कि हाँ भई, जॉब नहीं है या गवर्नमेंट को ही फ़ोकस करके जॉब कर रहे हैं, मैं कहता हूँ कि ठीक है, गवर्नमेंट का काम बिल्कुल जॉब देना नहीं है। गवर्नमेंट का काम है एक प्लेटफ़ॉर्म देना, एक लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, अपॉर्च्युनिटी क्रिएट करना, गवर्नमेंट वो कर रही है। अगर आप खुद बिज़नेस करना चाह रहे हैं, अगर आपको लगता है कि हम जॉब जाके कर रहे हैं और अपने पेरेंट्स से अगर आप इमोशन से जुड़े हुए हैं, जो कि आज इंसान हर जुड़ा हुआ है, तो आप अपने शहर में ये बिज़नेस कर सकते हैं। इसकी यूएसपी, इसकी खूबी यही है कि आप हुँ, अपने शहर में जहाँ से हैं, जहाँ आपको जानने वाले हैं, क्योंकि वो पहले बाहर आपके तो वही होंगे, आपके दोस्त, आपके यार, आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदार, और वो उनको आप सर्व करें अपने पेरेंट्स के साथ रह कर के, तो कितना प्राउड फीलिंग आपके लिए है। तो मैं ऐसे लोगों के साथ जो कुछ करना चाहते हैं, मैं उनको तो बिल्कुल कहूँगा कि आइए, जुड़िए, हम उसमें गाइड करेंगे, हम हेल्प करेंगे, क्योंकि हमारी भी जर्नी वही रही है। हम हुँ, अपने गाँव, अपने शहर से काम शुरू करके आज आज भी उसी काम में लगे हुए हैं, बट ये जर्नी हमें काफ़ी इंटरेस्टिंग अपनी लग रही है। और हम हर यंग को कहेंगे कि अगर आप चाहते हैं, तो डेफ़िनेटली आप जॉइन करिए, इसमें बहुत अपॉर्च्युनिटी है। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने अनाउंस किया 5 करोड़ घर बनाएँगे, हुँ, तो ये बहुत बड़ा फिगर है। और इनकी जो रॉ मटेरियल्स हैं, जो जो लगने हैं उसमें, कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स हैं, वो उसमें प्लाईवुड और लैमिनेट और डोर, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और आज लोग का सेंटीमेंट है अपने बेडरूम्स में, अभी मैं रिसर्च पढ़ रहा था, तो 67% लोगों का
सेंटीमेंट इतना बढ़ गया है कि हम अपने घर में अच्छे पैसे लगाएं, अपना कंस्ट्रक्शन, अपने रूम को ब्यूटी करने के लिए वो पैसे खर्च कर रहे हैं। आज एक आम इंसान 82% टाइम अपना इंटीरियर में स्पेंड करता है। तो ये, डेफिनेटली। हाँ, तो 82% ये डाटा है, हुँ, 82% टाइम एवरेज वो कर रहा है, अपने इंटीरियर में कर रहा है। हुँ, तो वो चाहता है वो इंटीरियर बेहतर हो, वो चाहता है कि उसको इंटीरियर को अच्छा खूबसूरत करे, और वो हुँ, कर रहा है, तो वो मटेरियल परचेज कर रहा है। तो मैं तो इसमें बहुत अपॉर्चुनिटी देख रहा हूँ। बस जो इंडस्ट्री की एक दर्द है वो महसूस होता है कि कंज्यूमर जिस चाहत के साथ प्लाईवुड खरीद रहा है, वो उसको नहीं मिलता है। इंडस्ट्री में बहुत फेक प्रैक्टिस है, उसको मैं डीप में तो नहीं कहना चाहूँगा, बट वो चीज़ से एक दिल को दर्द होता है हुँ, कि कंज्यूमर कुछ सोच करके मटेरियल ले रहा है और उसका वो टारगेट फुलफिल नहीं हो रहा है। बहुत सारे लोग शॉर्ट टर्म में गेन करना चाहते हैं और गलत कमिटमेंट प्रोडक्ट पे करके वो प्रोडक्ट सेल करते हैं, हुँ। जिससे कि कंज्यूमर कई बार ठगा हुआ महसूस करता है और अल्टरनेटिव प्रोडक्ट जाता है वो। जबकि मेरा मानना है कि आज अगर अच्छी क्वालिटी की प्लाईवुड हो तो फर्नीचर के लिए उससे अच्छी चीज़ कोई है ही नहीं। डेफिनेटली सर, आज की डेट में तो मैं इवन बोलूँ अर्बन एरियाज़ में ऑलमोस्ट सभी लोग ये ट्राई कर रहे हैं कि हम एटलीस्ट अपने बेडरूम या ड्राइंग रूम को कुछ ना कुछ इंटीरियर्स के अकॉर्डिंग इम्प्रूव करें। ठीक है, कुछ भी नहीं, वो क्या करते हैं कि हर साल या हर 2 साल में कोई एक रूम को बढ़िया से डेकोरेट करवा लेते हैं। तो इंटीरियर अपने आप में एक बहुत बड़ा बिज़नेस है। तो आपको क्या लगता है उनके बीच में, मतलब एक इंटीरियर डिज़ाइनर और स्प्लाई स्प्लाई के बीच में क्या कॉम्बिनेशन बैठ सकता है कि वो कैसे आपसे कनेक्ट कर सकते हैं कि वो अपने जो भी क्लाइंट हैं, उनको एक बेटर प्रोडक्ट, एक इंटीरियर वाइज़ बहुत सुंदर प्रोडक्ट, एक अफोर्डेबल प्राइस में कैसे दे सकते हाँ, इंटीरियर को हम एजुकेट करते हैं, जो हमारी प्लाईवुड की फीचर्स हैं, हम हैं? हुँ, उनसे मिलते हैं, हमारी टीम कनेक्ट होती है और हम उनको बताते हैं हमारे फीचर है। क्योंकि आज जो कंज्यूमर होता है उसे पता नहीं होता, तो ज़ाहिर-सी बात है जब वो एक इंटीरियर के पास जाता है तो उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बेटर प्रोडक्ट सजेस्ट करे। हुँ। तो हम लोग अपनी प्रोडक्ट की जो खूबी है उसको डिटेल में उनको समझाते हैं और चाहते हैं कि वो यूज़ करें मेरा प्रोडक्ट। क्या इंटीरियर्स वाले लोग आपसे कनेक्टेड हैं? हाँ, बहुत सारे लोग हमारे कनेक्टेड हैं। जी। अच्छा, तो वो डायरेक्टली आपसे परचेज़ करते हैं या फिर मतलब लाइक वो डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर से कनेक्ट करते हैं? 2 एक्चुअली मॉडल है। एक तो इंटीरियर डिज़ाइनर वो हैं जो कि डिज़ाइन वो देते हैं कंज्यूमर को और प्रोडक्ट लोकल शॉप से परचेज़ करते हैं। तो वो रिकमेंड करते हैं कि हमारे प्रोडक्ट को लो, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट को उनका एक ट्रस्ट बना हुआ है। हुँ, और दूसरा इंटीरियर है जो टंकी प्रोजेक्ट करता है, वो विथ मटेरियल कर देता है। जी। तो वो लोग भी हमसे मटेरियल लेते हैं और विथ मटेरियल आपके घर पे या आपकी जो भी रिक्वायरमेंट वहाँ पे आकर के वो बना देते हैं। चलिए सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। काफ़ी कुछ आपने बताया पूरी इंडस्ट्री के बारे में, प्लाईवुड इंडस्ट्री के बारे में, कैसे आप काम कर रहे हैं। अपनी नॉलेज शेयर करी, आप काफ़ी हम्बल बैकग्राउंड से आए और आपने आज की डेट में इतना अचीव किया। आप बता रहे कि नॉर्थ इंडिया में यू आर द आई थिंक लार्जेस्ट डोर यस। मैन्युफैक्चरर। और मुझे ऐसा लगता है कि आप काफ़ी लोगों की ज़िंदगियाँ चेंज कर रहे हैं, अपने एम्प्लॉइज़ की, फार्मर्स की, अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स की। तो जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा चीज़ है कि इतनी बड़ी-बड़ी कंपनीज़ होने के बावजूद आप इतना बढ़िया काम कर रहे हैं। धन्यवाद सर, आपका हमारे साथ जुड़ने के थैंक यू। लिए।